पॉइंट पे रोका था वहीं से अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के इसमें क्या वेरिएशंस तुमको देखने को मिलेंगे, इस पे तो हम लोगों ने बातचीत कर ली है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अमाइंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने नीचे वाले केस में तुम्हें बताया था कि देयर आर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों का ये डिस्कशन करूँ कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, अगर इसमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो याद रखना अमाइंस के केस में 1 डिग्री अमाइन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री अमाइन और एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री अमाइन। आप जितने ज़्यादा उसमें कार्बन के चेन लाते जाते हो, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में आपको डिक्रीज दिखता है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, जिस पूरे इसमें टोटल 3 अल्कोहल्स OH ग्रुप है। जैसे ऊपर जब हमने विस्कोसिटी पढ़ी थी तो विस्कोसिटी में ये चीज़ देखी थी कि आपके पास ग्लिसरीन होता है जिसमें 3 OH होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में आप लोगों का ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप, तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और उससे कम हो जाएगा किसका, आपका सबसे कम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। ये एक पॉइंट और है इसमें ऐड करने का। नेक्स्ट में हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे लोगों को पूछा जाता है सवाल और वो लोग उस पर कंफ्यूज होते हैं, वो होता है अमोनिया का कंपैरिजन वाटर के साथ और वाटर का कंपैरिजन HF के साथ। कल वैसे हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर डिस्कशन किया है। हम जानते हैं कि HF की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, बट लेकिन जब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बारी आती है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों की उस ऑर्डर में नहीं चलती जिस ऑर्डर में हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न भी दिया हुआ है, क्योंकि H2 में ज़्यादा अच्छा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो ऐसे में जब आपके पास अमोनिया है, H2O है और HF है, इन तीनों में अगर आपको ये पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर आपके पास किसी चीज़ का होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो चलेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, H2O, उसके बाद HF और उसके बाद NH3। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखने के साथ साथ हमने इस पैटर्न या इस टॉपिक को भी देखा है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ किसकी है, कितनी है और कैसी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और कुछ जनरल बातचीत हम लोगों की हो गई। अब वैसे तो हम लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बातचीत करते काफ़ी वक्त हो गया। अब हमें बातचीत कर लेनी चाहिए किसके ऊपर, आप लोगों के इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, यानी कि अगर दो स्पीशीज़ जिनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल के विथ इन जो एटम्स हैं उन एटम्स के अंदर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, उन एटम्स के विथ इन में ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उस टाइप की इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने या उसके नहीं होने से क्या और कितना फ़र्क पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे वो इंटरमॉलिक्यूलर के लिए कर रहे थे, और अब जो आपको डिस्कशन करना है वो किसके लिए करना है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए करना है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने से आप लोगों के उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इसमें। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये तो तुम कल ही सीख चुके हो। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हो जाने से बेसिसिटी कम होती है, वैसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हो जाने से आपका जो एसिड होता है उस एसिड की स्ट्रेंथ में भी फ़र्क पड़ता है, उस एसिड की स्ट्रेंथ में भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बेसिकली आप एसिड किसे कहते हो, आप एसिड उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को कहते हो जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती है, जो अपना H+ आयन जो होता है वो लूज़ कर देती है ईजीली, जो अपना H+ आयन क्या कर देती है, ईजीली लूज़ करती है।
इमेजिन करते हैं कि आप लोगों के पास एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ, HCl, HNO3, मिनरल एसिड्स की बात नहीं की जा रही है। अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो RC डबल बॉन्ड O होता है और जो इधर में OH होता है, अगर ये वाला जो H है, ये वाला H अभी किस में इन्वॉल्व हो गया, ये वाला H आप लोगों के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। और अगर यही वाले H को लूज होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये वाला H आपका लूज होता तो आप क्या कहते कि वो एक बहुत ही अच्छा एसिड है, बट वो H लूज भी नहीं हो रहा है। तो सोचो, जिस H को तुम लूज करवाना चाहते थे वही H आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठा है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाने की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस हाइड्रोजन ने वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, वो जो हाइड्रोजन के लूज करने की एबिलिटी थी, वो अब हाइड्रोजन को लूज कर पाना ईजिली होगा क्या? नहीं, अब वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जब जब आप लोगों के हाइड्रोजन को लूज कर पाना डिफ़िकल्ट होता है तो उससे हम सारांश ये निकालते हैं कि देखो भाई, वो हाइड्रोजन क्योंकि लूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एक पुअर एसिड है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से बेसिसिटी डिक्रीज होती है, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से एसिडिटी भी क्या हो जाती है? उसकी एसिडिटी नहीं कहना चाहिए, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है? उसकी डिक्रीज हो जाती है। ऊपर में भी बेसिक स्ट्रेंथ कर लेना, मैंने उसको बेसिसिटी करा दी है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड एंड सैलिसाइक्लिक एसिड। देखो, बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं? ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने COOH ग्रुप बना दिया, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। अब इसकी जो ऑर्थो पोजिशन है, ऑर्थो पोजिशन में यहाँ पे मैंने आपका OH लगा दिया। ऑर्थो क्या? हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे। बेंजीन रिंग विथ COOH, देयरफॉर इट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पोजिशन पे क्योंकि OH लगा है, और OH को हम लोग IUPAC की नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे, जब वो एज अ लोकेंट बिहेव करता है तो उसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। सो इट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और आपके पास एक है सैलिसाइक्लिक एसिड। आपके पास क्या है? सैलिसाइक्लिक एसिड। ये दो चीज़ें हैं आपके पास, एक ऑर्थो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको हटा दो। हाँ, ये आपका पास एक सादा सीधा सिंपल सा बेंजोइक एसिड ले लो। अच्छा, उसके बाद एक ले लो सैलिसाइक्लिक आपका एसिड। अब ये सैलिसाइक्लिक एसिड आपके बेंजोइक एसिड से किस तरीके से अलग है? तो देखो, सैलिसाइक्लिक एसिड ये है, ये आप लोगों का बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ इस पोजीशन पे मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, और इस पोजीशन पे लग गया है OH, ये ऐसा। अब बताओ क्या होगा? तो होता ऐसा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नामक चीज़ एग्जिस्ट कर जाएगी? इस O पे पार्शियल नेगेटिव, इस H पे पार्शियल पॉजिटिव, इस O पे पार्शियल नेगेटिव, इस H पे पार्शियल पॉजिटिव। तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे ये बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? उस H और इस O के बीच में भी बन सकती थी, ठीक है, लेकिन ये नहीं लगता एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। लेकिन यहाँ पे तो इस O का इस बाजू की ऑर्थो पोजिशन पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा? बताओ क्या हो गया? ये सैलिसाइक्लिक एसिड आप लोगों का एक्स्ट्रा स्टेबल है। ये सैलिसाइक्लिक एसिड की अगर मैं ये पूछूंगी कि स्ट्रेंथ क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि इस सैलिसाइक्लिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ क्या है? काफ़ी अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप एक काम करो, एक इसका एक H लूज करवा दो, ठीक है। आप बोलोगे ये एक्स्ट्रा स्टेबल है और ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। अच्छा ठीक है, चलो बात समझ में आ रही है। अब मैं अगर तुमसे ये कहूँगी एक H आप लूज करवाओ, आफ्टर लूजिंग 1 H, अगर आपने एक H आपने क्या कर दिया? लूज कर दिया आफ्टर 1 लूजिंग H, या ठीक कर लेना इंग्लिश ग्रामर। तो ऊपर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH है, वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O निगेटिव, बराबर। अब ये रहेगा OH। अब यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पैदा हो गई है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है?
ऊपर वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पूरा नेगेटिव चार्ज है, ऊपर में तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ? H के जाने के बाद। इसका मतलब सैलिसाइक्लिक एसिड अपना तुरंत से H निकाल देता है ताकि वो एक स्टेबल स्टेट क्रिएट कर सके। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि आपका जो सैलिसाइक्लिक एसिड है वो काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल है। और भी आगे जाकर तुम लोग क्या नाम है पढ़ोगे किस बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तब का अपन तब देखेंगे कि वो चीज़ क्या है क्या नहीं है। अभी तो वो सब हमारा पार्ट नहीं है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन करना। हाँ, बट एक और बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो होता है फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। ये एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ये तुम्हें ऑर्गेनिक की चीज़ों में मिलेगा। फ्यूमेरिक एसिड और कौन सा रहता है आप लोगों का? मैलिक एसिड। देखो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड है क्या, नाम आपको लग रहे हैं कि दोनों अलग हैं, ठीक है, नाम तो अलग भी हैं, बट अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? देखें, मैलिक एसिड किस बला को कहते हैं? आपके पास कार्बन है, ओके है, और आपके पास एक और कार्बन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा दो। इस कार्बन के इस तरफ COOH ग्रुप और कार्बन के इसी राइट साइड तरफ COOH ग्रुप, यानी कि दोनों COH या तो राइट होना या तो दोनों COH लेफ्ट होना, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका मैलिक एसिड। इसे कौन सा एसिड कहते हैं आप लोग? आपका मैलिक एसिड, ठीक है। अब फ्यूमेरिक एसिड किसे कहते हैं? यही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, लेकिन एक COOH अगर राइट में है तो दूसरा COOH आपका कहाँ पे होगा? लेफ्ट में होगा, ठीक है। जब दोनों सेम साइड हो तो उसको सिस कहते हैं, सिस फॉर्म, और जब दोनों अलग अलग हो अपोजिट तो इसे हम लोग कैसा फॉर्म कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो बस इतना सा ही अंतर होता है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में। लेकिन इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल कर आता है। वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखिए क्या है। मैलिक एसिड में अगर मैंने पूछा तुमसे कि मैलिक एसिड के अंदर में से आप एक काम करो, एक H रिमूव कर दो, और फ्यूमेरिक के अंदर से भी आप एक H क्या कर दो? रिमूव कर दो। दोनों के अंदर से आप एक एक H क्या कर दो? हटा दो। तुमने बोला ठीक है हटा देते हैं, तो आपने एक H निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो ये रिएक्शन की हमने रेट लिख रहे हैं, रेट कांस्टेंट लिख रहे हैं। रेट कांस्टेंट क्या होता है नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में पता चल जाएगा। Ka1 ये हमने इसका रेट कांस्टेंट लिखा। एक H चला गया, ओके, ये एक H चला गया, तो एक H चले जाने के बाद ये चीज़ कुछ इस प्रकार की दिख रही है, COO निगेटिव और ये ऊपर में COOH। और यहाँ से भी आपने एक H निकालने में आप बड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपने बोला मैं एक H फिर निकालूंगा, तो लेट से Ka1 डैश। तो एक H निकलने के बाद ये वाली स्पीशीज़ कैसी दिखेगी? H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे COOH, और ये ले लो COO निगेटिव। कहीं से भी निकाल सकते थे एक H, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकालना। अब किसी ने पूछा Ka1 मतलब ये वाला रेट कांस्टेंट बड़ा है कि ये वाला रेट कांस्टेंट बड़ा है? अब तुमसे ये डाउट पूछा गया कि कौन सा वाला रेट कांस्टेंट बड़ा है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बता भी देती हूँ कि Ka1 ग्रेटर होता है किससे? आप लोगों के Ka1 डैश से। यानी कि जब आप पहली बार H निकालते हो तो पहली बार H निकालना कहाँ से आसान होता है? कहाँ से आसान होता है? मतलब रेट कांस्टेंट किसके लिए ज़्यादा आपका बड़ा हो जाता है? इसके लिए बड़ा हो जाता है। आपका पहला रेट कांस्टेंट इसके लिए बड़ा होता है। लेकिन अब आपने एक H निकाल लिया, अब आपने एक H निकाल लिया, अब एक H निकालने के बाद आप दूसरा H निकालने में भी इंटरेस्टेड हो, तो जब आप दूसरा H निकालोगे उसके लिए रेट कांस्टेंट Ka2 कर लेते हैं, और इसमें से जब दूसरा H निकालोगे तो इसका रेट कांस्टेंट Ka2 डबल डैश कर लेते हैं, या फिर सिंगल डैश ही रख लो, ये ऐसा कर लेते हैं। तो अब ऐसे में किसी ने तुमसे पूछा कि Ka2 और Ka2 डैश में क्या रिलेशनशिप है, तो Ka2 और Ka2 डैश में अब Ka2 डैश ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने जब एक H निकाल लिया तो आप लोगों के एक H निकाल लेने के बाद वो स्पीशीज़ कुछ इस प्रकार से दिख रही है, H C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H COO निगेटिव, यहाँ पे भी COO निगेटिव, बराबर है। अच्छा ठीक है, अब आपने उसके बाद फिर जब यहाँ से एक H निकाला तो ये स्पीशीज़ कुछ ऐसी दिख रही है, HC, यहाँ पे COO निगेटिव तो था ही, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे आ गया COO निगेटिव। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये बता क्या रहे हो? ये चीज़ है क्या? तो देखो वो चीज़ ये है कि जब आप पहली बार उसके पास से H निकालने गए, जब आप पहली बार H निकालने गए तो जो सिस फॉर्म था, वो सिस फॉर्म बोलता है देख भैया मैं तुझको अपना H ईजिली नहीं दूंगा,
मैं तुझको अपना H ईजिली नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे इसमें और इसके इसमें क्या बन गई है, ये बोलता है कि हम दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैलिक एसिड कहता है हम दोनों के बीच में बोलो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये क्योंकि एक दूसरे से 180 डायरेक्शन की दूरी पर है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बराबर। तो क्योंकि उसमें आप लोगों के इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, तो उसके पास में से आपको जब H निकालना पड़ा तो वो बहुत इजी था H निकालना। उसने पटाख से अपना एक H निकाला, आपको दे दिया, और इसमें आपको टाइम लग रहा है, तो इसीलिए Ka1 बड़ा है, Ka1 छोटा है, बराबर है। कुछ इस तरीके की कहानी हो गई। और उसके बाद अभी देखो यहाँ तो फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन अब क्या हो गया ये वाले केस में, यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे ये CO नेगेटिव, यहाँ पे COH, तो अब तो फिर इसके बाद सेकंड केस सिंपल है। अच्छा, अब इसमें एक बात आखिरी चीज़ सुन के हम लोग इस चीज़ को ओवर करते हैं कि अब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ चुके हैं। आपके पास आयोनिक बॉन्ड आया है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फिर उससे कम कोवैलेंट बॉन्ड की होती है, और उससे कम मेटालिक बॉन्ड की होती है, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, और उससे कम वैन डर वाल फोर्सेस की होती है। ये ऑर्डर थोड़ा सा तुमको याद रखना है। हाँ, यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने कल की क्लास में लिखवाया था KHF2। उस एग्जाम्पल में आप लोगों का जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग जो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट है या जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, आप लोगों के नॉर्मल उसके कंपेयर में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग समाप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बस इतने ही एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स आप लोगों को आपकी डेली लाइफ में, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं, बट जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी वैसे वैसे वो एग्जाम्पल तुम्हारे भेजे में जाते जाएंगे। एक बार में सारे एग्जाम्पल पढ़ लेके क्या मिलेगा, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो। अच्छा, अब उसके बाद अब याद रखना, विस्कोसिटी दो लोगों के चिपकने से बनती है, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर में विस्कोसिटी बढ़ती है, इंट्रामोलिक्यूलर का विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो वैन डर वाल फोर्सेस पे रहेगा, कि आपकी मैं जो बार बार वर्ड बोल रही हूँ कि यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस है, वैन डर वाल फोर्सेस है, आखिर ये वैन डर वाल फोर्सेस कौन से और कैसे और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और वैन डर वाल फोर्सेस क्यों मॉलिक्यूलर वेट के साथ उन लोगों का डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, जैसे कई सिलिकॉन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलिकेट्स के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये दो टॉपिक हमारे कल के रहेंगे। एक वैन डर वाल फोर्सेस के बारे में जानकारी हासिल करना, वीक फोर्सेस के बारे में सारी की सारी, और दूसरी जानकारी हम लोगों को किसके बारे में हासिल करनी है, सिलिकेट्स के बारे में, ठीक है, कि जैसे मैंने तुमको बहुत सारे डायग्राम बना के दिखाए थे ना, वो क्या नाम है उसका, जब हम लोग बैक बॉन्डिंग बनाना बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो वैसे ही अब हम लोग सिलिकेट्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा तुम लोगों को एक और, वैसे सिलिकेट्स के क्लासिफिकेशन यार अलग से पढ़ाने की नीड मुझे है नहीं, तुम्हारी शीट में ऑलरेडी सिलिकेट्स के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैं फिर भी एक बार देख लूँगी। तो कल की हमारी जो क्लास रहेगी उस क्लास के टॉपिक्स सुन लो क्या रहने वाले हैं। सिलिकेट्स के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो आप लोगों के ये वीक फोर्सेस हैं, इन वीक फोर्सेस के बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करनी है कि कितने प्रकार के वीक फोर्सेस होते हैं, क्या होते हैं, बराबर, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो तो इसको रोकते हैं हम लोग अभी।